हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सच इन एजुकेशन हब पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक गुड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं ये भी आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन मैंने जोड़ा है कि कौन से चेंजेस आप सजेस्ट करोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये आज आपको डिस्कस करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने एग्जाम पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा और समझिएगा टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले समझ में आ रहा होगा आपको स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब ये होता है कि कुछ गाइडलाइंस सर, जो भी हम अकाउंटिंग के अंदर काम करेंगे, कौन सा काम सर, रिपोर्टिंग का, रिकॉर्डिंग का, मेजरिंग का, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अकाउंटिंग के अंदर क्या होती है, हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। तो उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जब आप मेज़र कर रहे हो, उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, इन सब पर्पस के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करी जाती हैं ताकि वो काम उसी तरीके से हो सके जिस तरीके से होना चाहिए। तो जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करी जाती हैं, उन गाइडलाइंस का सेट कहलाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बहुत सिंपल मीनिंग था। क्या मतलब था, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग का जो काम होता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो इसके अंदर हमें मिल रही है, उसको जो हम रिकॉर्ड करते हैं, मेज़र करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, वो चीज़ें करने के लिए मुझे कुछ गाइडलाइन दी जाती हैं, और उन गाइडलाइंस के सेट को क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे AS2 होता है, दैट इज़ इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, वो AS2 है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। अब वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपको ये बताता है कि आपने कोई भी जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी है अपनी बुक्स के अंदर, वो लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV होना चाहिए। इतना तो आपको बेसिक पता है उसका, है ना। सिमिलरली जो AS9 है, वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की, अपनी आपको जो रेवेन्यू आता है वो आपने कब मानना है कि आपको रेवेन्यू एक्चुअली में हुआ है। तो रेवेन्यू को कब एक्चुअली में रिकॉग्नाइज करने के लिए AS9 बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा लीज अकाउंटिंग के लिए आपको AS26 मतलब AS19 आपको दिया गया है, राइट, लीसेस के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ दी गई हैं। तो ये सब चीज़ें जो गाइडलाइंस दी गई हैं, ये हर चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, मेज़र करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए ही दी गई हैं। इन सब चीज़ों के सेट को नाम दे दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एक, जब अच्छे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं तो उसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। मतलब मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मुझे पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पर अच्छे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हम बनाना चाहते हैं, जो अच्छे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, उनमें क्या गुण आप देखते हो, क्या करेक्टरिस्टिक्स उसमें नज़र आते हैं। कोई भी गाइडलाइंस अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छी होने का मतलब क्या है, ऑब्वियसली उसमें सबसे पहले रेलेवेंसी होनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि अगर मैं AS2 की बात कर रहा हूँ, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो जो गाइडलाइंस उन्होंने दी है कि लोअर ऑफ कॉस्ट या लोअर ऑफ NRV आपने रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स के अंदर, राइट, वो कहाँ, मेरा मतलब उसका रेलेवेंस क्या है, उसका कोई रेलेवेंस है। हाँ जी सर, बहुत रेलेवेंस है। ऐसे ही लीसीज अकाउंटिंग जब आप करते हो, तो उसके अंदर लीसीज के बारे में बताया जाता है कि उसकी गाइडलाइंस दी जाती है, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, उसका कोई रेलेवेंस है सर। लीज अकाउंटिंग के अंदर लीसीज के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं, तो उसमें उसका रेलेवेंस मिल जाता है। रेलेवेंस क्या होता है, मतलब उसका फ़ायदा कहाँ होने वाला है। तो एक अच्छे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वही माने जाते हैं जिसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं उससे हमें कोई रेलेवेंसी नज़र आए, हमें कोई इंपॉर्टेंस उस चीज़ की नज़र आए, तब वो चीज़ क्या मानी जाती है, प्रॉपर सही मानी जाती है। इज इट। सेकेंड आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी क्या होता है सर, रिलायबिलिटी एक तरीके से वो चीज़, मतलब ऐसी चीज़, मतलब जिसमें कोई एरर्स या मिस्टेक्स कम से कम हो, या जिसमें फ्रॉड्स वगैरह का केसेस ना आए, ऐसी चीज़ें रिलायबल होनी चाहिए सारी चीज़ें, राइट। रिलायबल मतलब अगर आप ये कह लो कि सर मेरा जो भी काम हो रहा है अकाउंटिंग का, या जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए ना मेरे पास, उसमें किसी तरह का ऐसा केस नहीं आना चाहिए कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ कह रहा है और दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ कह रहा है, ऐसा केस नहीं होना चाहिए।
सभी में बिल्कुल क्लियर कट नॉलेजेबल चीज़ होनी चाहिए कि इसमें ये कहा है और इसके बाद जो अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें ये कहा है, यानी AS2 में ये कहा है, AS19 में ये कहा है, AS7 में ये कहा है। ऐसी चीज़ें आपको मतलब अलग अलग, जब अलग अलग कंसेप्ट में अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग बताया जा रहा है, किसी में कोई क्लैशेस नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम ये कहेंगे कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बढ़िया है, वो रिलायबल है, जिसमें कोई एरर्स हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसमें कोई बायसनेस हमें नज़र नहीं आ रही कि इसने उस चीज़ को ज़्यादा ही इंक्लूड करा हुआ है, मतलब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पे किया है और किसी पे किया नहीं। ऐसा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इक्वल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 3 आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। कोई भी गाइडलाइन यानी कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तब अच्छा माना जाता है जब उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो। थोड़ा सा मैं कुछ भी अपनी वर्डिंग उसमें लिख दूँ, अगर दूसरा पर्सन जो उसको यूज़ करना चाहकर उसको पढ़कर गाइडलाइन लेकर काम करना चाहता है, अगर वो उसको चीज़ समझ में ही नहीं आएगी तो वो कैसे काम करेगा? समझ रहे हो ना इस चीज़ को? वो कैसे अंडरस्टैंड अगर नहीं कर पाएगा तो वो कैसे उस गाइडलाइन को फॉलो कर पाएगा? अगर उसने अंडरस्टैंडिंग गलत कर ली तो गाइडलाइन गलत समझ में आएगी उसको। जो स्टैंडर्ड पढ़ा उसने वो गलत अगर समझ लिया तो गलत काम हो जाएगा उसका। तो इस वजह से अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो पढ़ने के बाद आपको हो जानी चाहिए कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कह रहा है, इसको ऐसे रिकॉर्ड करना है, तभी वो चीज़ सही मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी आप समझ सकते हो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके तभी अच्छे माने जाते हैं जब उसमें कंपेरेबिलिटी का फीचर भी आ जाए। मतलब कंपेरेबिलिटी यू कैन से दैट कंसिस्टेंसी अक्रॉस द एंटिटीज यूजिंग द सेम स्टैंडर्ड। अगर सपोज मैं भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ जैसे AS2, तो कोई और कंपनी भी AS2 इस्तेमाल कर रही है, या फिर कोई और भी एग्जांपल ले लो कि कोई भी, चलो ले लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर हम कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं मेरी कंपनी और दूसरी कंपनी भी वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैंने उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जैसे किया दूसरी कंपनी में उसको पता नहीं किस और तरीके से किया और कंपेयर करना है जब मैंने, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरीके के होने चाहिए कि कोई भी कंपनी, किसी भी एंटिटी, कोई भी एंटिटी अगर उसको यूज़ कर रही है, चाहे मैं यूज़ कर रहा हूँ चाहे कोई यूज़ कर रहा है, तो अगर दो एंटिटी में अगर सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ज़रिए मैं कोई कंपैरिजन करना चाहता हूँ तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मुझे कंपैरिजन भी नज़र आ जाना चाहिए ताकि मुझे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है? यू नो वेरी वेल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तरह की गाइडलाइंस है, तो गाइडलाइंस को लगाना और यूज़ कर, मतलब गाइडलाइंस को फॉलो करवाना, गाइडलाइंस का सिस्टम लेकर आना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सिस्टम बनाना, उसका स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट करना ताकि हर कोई उसको फॉलो करे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, उसकी कंप्लायंस के बारे में नज़र रखना कि हर कोई उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों को एक्चुअली में देखने के लिए आपको लग तो रहा है कि कहना आसान लग रहा है, पर जब इसको आप इम्प्लीमेंट करते हो, इसको चेक करने के लिए उसके ऊपर कंप्लायंस लगाते हो, यानी मैंने कहा कि क्या ये कंपनी अच्छे से उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो उस चीज़ को देखने के लिए कहीं ना कहीं मैं कैमरा लगाऊंगा उनके वहाँ, कहीं ना कहीं किसी पर्सन को रखूँगा वहाँ, तो उस पर्सन के लिए मुझे सैलरी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, उसको कैमरा लगाऊंगा तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा खर्चा लगेगा। तो इन चीज़ों का कोई बर्डन आपको ऊपर पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वजह से आप ये कह सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए? सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए, जिसमें कम से कम कॉस्ट लगे अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लेकर भी आ रहे हैं तो। नेक्स्ट इज टाइमलेसनेस। वही बात आ गई, अगर कॉस्ट की बात कर रहे हो तो टाइम भी उतना ही आपका यूज़ हो जाएगा उस केस के अंदर जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया कि आप, सिंपल सी बात है, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी गाइडलाइंस इतनी डिफ़िकल्ट या उतनी मेजर नहीं होनी चाहिए कि उनको फॉलो करते करते हमें बहुत ज़्यादा दिन लगने लग जाएँ। एक्चुअली हमें जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको समझना और उनको करने में हमें उतना ही टाइम लगना चाहिए जितना हमें एक्चुअली में एक नॉर्मल वर्क में लग रहा है। उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देने की कोई कोशिश करनी पड़ेगी, मतलब कोई कोशिश नहीं करनी है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि इट शुड रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टाइमलेसनेस का मतलब होता है टाइम कम से कम लगे, और ये ध्यान में रखना है कि जो भी टाइम कम लगना है वो कब लग सकता है? जब हम टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस रहेंगे और हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ ऐसी चीज़ों को लिख कर चलना है जो टाइम के साथ अडेप्ट होते रहे और उसको अडेप्ट करने के लिए भी हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो कुल मिला के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि उसमें किसी भी चीज़ का टाइम या किसी चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग या किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आए हैं उसको समझने की अंडरस्टैंडिंग या उसको रिफ्लेक्ट करने के बारे में
टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी मतलब क्या है कि कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब आप बात कर रहे हो तो उसमें ऑब्वियस ही बात है क्लियर एंड प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क ज़रूर होना चाहिए कंप्लाइंसेस का, यानी मॉनिटरिंग का। कोई भी चीज़ जब आप फॉलो करवा रहे हो, गाइडलाइंस किसी को फॉलो करवा रहे हो, क्या वो अच्छे से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई उसमें ऊपर नीचे तो काम नहीं चल रहा, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए आपको मॉनिटर भी करवाना पड़ेगा उस चीज़ को, यानी प्रॉपरली कंप्लाइंस भी रखनी पड़ेगी कि अगर आपने ये चीज़ नहीं मानी तो आपको इतनी पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने इन चीज़ों को नहीं माना तो आपको ये मतलब ये कह लो पेनल्टी का मतलब इतनी पेनल्टी आपको भरनी पड़ सकती है। और इसके साथ साथ अगर आपने फ्रॉड वगैरह किया तो आपको इम्प्रीजनमेंट के अंदर भी प्रॉब्लम मतलब इम्प्रीजनमेंट भी दी जा सकती है। तो यू कैन से दैट कि ऐसे कुछ अगर हम रूल्स वगैरह भी बनाते हैं तो वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अच्छा ही बनाते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों की कंडीशंस अगर हम रखेंगे जिसमें अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे ही दिखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इज इट? अब हम लास्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे चेंजेस आप सजेस्ट करोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर जो एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए बहुत ज़रूरी हैं। तो नंबर 1 आता है ग्रेटर कन्वर्जेंस विद IFRS। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कही गई है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ भी रोल रखें, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो बने हुए हैं अगर हम अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को उसके साथ मिला दें तो कहीं ना कहीं हम अपने इंडियन कंट्रीज़ में कंपेरेबिलिटी और कैपिटल मार्केट की असेसिंग को ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आज की बात करूं तो आज ये चीज़ हो रही है, बहुत से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ज़रिए चेंजेस दिए जा रहे हैं। तो बहुत सून आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरह ही काम करने लग गए हैं, ताकि कभी भी किसी को फॉरेन कंट्रीज़ के अकाउंट्स के भी साथ भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बहुत जल्दी ये चीज़ की जाएगी, की जा रही है ऑटोमेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है सिंप्लीफिकेशन फॉर द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ऑब्वियस ही बात है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम ये कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये चेंजेस लेकर आएँ कि जितना हो सकता है उतना कंप्लायंस रखें ज़रूर, पर बर्डन उसका कम से कम पड़े। लोगों पे कंप्लायंस कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बननी चाहिए, लोगों पे कंप्लायंस का कोई बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। यानी इन शॉर्ट कोशिश करनी है कि रिड्यूसिंग द कंप्लायंस बर्डन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ। कोशिश ये करनी है कि बर्डन कम तो करना है कंप्लायंसेस का, पर फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कुल मिला के चेंजेस इस तरीके से करो कि आपका काम तो चलता रहे, पर उस जो चीज़ ज़रूरी है वो भी हमें उस मतलब करनी है। यानी अगर हमें लग रहा है कि बर्डन कम होना चाहिए, बर्डन कम तो करो, पर उसके साथ कहीं पे क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन दी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आजकल क्या कह सकते हैं, इसे हम ESG के नाम से जान सकते हैं, दैट इज़ इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स के बेसिस पे जो हम करते हैं। दैट मीन्स कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिनका मेन फोकस हमारी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के ऊपर हो, यानी हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट, हमारे बिजनेस के सोशल इन्वायरमेंट, हमारे बिजनेस की गवर्नेंस के बारे में अगर उसमें हम बात करें, ये सारे फैक्टर्स जो ज़रूरी हैं इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, सोसाइटी के रिगार्डिंग, गवर्नेंस के रिगार्डिंग, तो इन सब फैक्टर्स को हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेकर आएंगे तो उससे हमारी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बेटर नज़र आएंगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिसमें ये कंप्लायंस होना चाहिए, जिसमें ये ज़रूरी होना चाहिए कि हम ESG फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो फोकस है प्रिपरेशन का वो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग के ज़रिए क्रिएट करें, ठीक है। यानी उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए जो आज के टाइम में बहुत एक्चुअली में ज़रूरी है और आज की नेसेसिटी है उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथन द एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। अब ऑब्वियस ही बात है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि आज ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गया तो ठीक है जी, उसकी एनफोर्समेंट भी इतनी अच्छे से होनी चाहिए कि उसको सब फॉलो भी अच्छे से करें। कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर रेगुलेटरी ओवरसाइट जो हम कर रहे हैं या फिर जो भी उसके रिगार्डिंग उसके मिसकंडक्ट के रिगार्डिंग हम रिपोर्टिंग प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसमें। ये नहीं कि किसी को कहा कि आपने अगर ये वाला AS फॉलो नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगी, और जब उसको पेनल्टी लगी तो पेनल्टी बस इतनी सी है जो उसको कभी तंग ही नहीं करती और बार बार वो इस चीज़ का ब्रीच आउट कर रहा है। तो एनफोर्समेंट इस तरीके से करो कि जब सबको लागू करनी पड़े, मतलब जब सबको यही इम्प्लीमेंट करनी पड़े वो चीज़, कोई भी उसके बारे में ये ना सोचे कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ केस नहीं आना चाहिए। कुल मिला के चेंजेस इस तरीके से लेके आओ कि कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब आ रहा है वो एक तरीके से सभी की कंप्लायंस
गाइडलाइंस और सभी के लिए एनफोर्समेंट लेकर आ रहा है कि इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है। नाउ द सेकेंड लास्ट पॉइंट इज एनहांस द फाइनेंशियल लिटरेसी. It means educate the stakeholders on the understanding and interpret the financial statement very easily. Obviously बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि चेंजेस इस तरीके से लेके आओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कि उससे हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ जाए। कहने का मतलब ये है कि उससे बहुत सारे अगर स्टेक होल्डर जिनको नॉलेज नहीं है काफ़ी चीज़ों की, उसको नॉलेज भी हो जाए, वो एजुकेट भी हो जाए, उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाएँ, और साथ ही साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरीके से प्रिपेयर करो, इस तरीके से गाइडलाइंस होनी चाहिए जिनको पढ़कर भी ये पता चल सके कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रमोट द स्टेक होल्डर एंगेजमेंट. अब कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कोई भी गाइडलाइंस अगर हम बना रहे हैं तो उसमें यह भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि उसमें क्या हमारे स्टेक होल्डर की एक्टिव पार्टिसिपेशन है। मतलब ये है कि जो स्टेक होल्डर जैसे कि क्रेडिटर, इन्वेस्टर्स या कोई भी और स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वो हमें हेल्प कर रहे हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बढ़िया बनाने में। मतलब कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर हम नया बनाना चाहते हैं तो उनके सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखो, स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखकर नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाओ कि वो किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस चाहते हैं, वो कैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चाहते हैं, कैसे बिजनेस की इन्वेस्टमेंट को और इंक्रीज किया जा सकता है थ्रू दी स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेशन। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड व्हाट इज गुड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड इसके साथ साथ कौन से इंप्रूवमेंट्स आप सजेस्ट करोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, वो हमने बात करी। कौन से चेंजेस आपको ज़रूरी लगते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, वो हमने बात करी है आज। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चीज़ के नोट्स चाहिए, कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे। और वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर करके जाइएगा, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाता है।